तो हम लोग बात कर रहे थे आपका अनुच्छेद 105 पे सांसदों के विशेषाधिकार। और सांसदों के विशेषाधिकार होंगे तो सभी सांसदों के होंगे। और सांसद दो प्रकार के हैं, एक लोकसभा के मेंबर, दूसरा राज्यसभा के। तो यहां संसदीय विशेषाधिकार है। और विशेषाधिकार इसका मतलब ये हुआ कि वो अधिकार सिर्फ उन्हीं को प्राप्त है। और जब एक में विशेषाधिकार होगा तो दूसरे में अधिकारहीनता होगी। ये हम लोगों ने कहा देखा था, हाफील्ड का जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था हम लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस में, उसमें कहा था एक में विशेषाधिकार है तो दूसरे में अधिकारहीनता है। वहां ड्यूरल अपोनेंट बताए थे। और ड्यूरल अपोनेंट का मतलब यह हुआ कि जब हम कानून में विचार करेंगे तो अगर किसी को विशेषाधिकार प्राप्त है, इसके मतलब यह हुए कि जो कुछ उसे विशेषाधिकार के रूप में प्राप्त है उसे एक्सक्लूसिवली वही इंजॉय करेगा। और जब वो उसे इंजॉय करेगा तो उसके विरुद्ध उसको इंजॉयमेंट के लिए किसी प्रकार की कोई कार्रवाई कोई नहीं कर सकेगा, क्योंकि ड्यूरल अपोनेंट है, अधिकारहीनता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक में प्रिविलेज है, विशेषाधिकार है, तो बाकी सब अधिकारहीन है उस विशेषाधिकार के प्रयोग के प्रति। अगर किसी में कोई इम्यूनिटी है, निर्योग्यता है, सॉरी उन्मुक्ति है, क्योंकि इम्यूनिटी इसकी हिंदी उन्मुक्ति है। अगर किसी को कोई उन्मुक्ति प्राप्त है तो बाकी सब में निर्योग्यता ये होगी। अधिकार के विभिन्न प्रकार ये हमने देखे थे, और इसीलिए बार बार कहते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना सबसे आवश्यक है। अगर वो नहीं आता तो फिर कानून का कॉन्सेप्शन ये बड़ा मुश्किल है, फिर कानून समझ में आए, इसमें बड़ी कठिनाई है। सामान्य व्यक्ति एक शब्द जानते हैं, अधिकार, और कानून में इसी अधिकार शब्द के विभिन्न अर्थ निकलते हैं। अधिकार विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। यूं तो व्यक्ति ही है, लेकिन व्यक्ति विभिन्न रूपों में प्रकट हो रहा है। यूं तो ईश्वर ही है, लेकिन ईश्वर विभिन्न रूपों में प्रकट हो रहा है। और यह कहा जाता है कि सारे रूप उसी के हैं, क्योंकि ईश्वर का कोई एक रूप नहीं है, इसीलिए उसे निराकार ये कहते हैं। निराकार का अर्थ ये नहीं है कि उसका कोई आकार ये नहीं है। जो आकार आप देखते हो वो उसी का आकार है, और इस रूप में वो निराकार है। जैसे पानी जिस बर्तन में डाली है वैसा ही है, तो ईश्वर इस रूप में निराकार है। आप उस निराकार का गलत अर्थ लेते हैं। आप ऐसे मानकर चलते हैं कि मानो वो दिखेगा नहीं। जो कुछ दिखता है सब वही है, इस रूप में निराकार है, उसका कोई विशेष रूप नहीं। लेकिन आपने निराकार शब्द को गलत समझ रखा है, ऐसे अधिकार इसे भी गलत समझ रखा है। आप अधिकार इसे सिर्फ एक रूप में जानते हैं, लेकिन अधिकार अनेक रूपों में प्रकट है। अगर आपको कोई शक्ति मिली हुई है तो भी आप कहते हैं मेरा अधिकार है। आपको ताकत मिली हुई है, जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में इशू अ शो कॉज नोटिस, तो उसे शक्ति मिली हुई है ना, ही मे इशू एंड ही मे नॉट। अगर वो ठीक समझता है तो इशू कर सकता है,
ठीक ना समझे नहीं इशू करेगा। इसका मतलब यहां जो उसे मिला हुआ है उसे ठीक अर्थों में जो नाम दिया जा सकता है वो क्या? शक्ति, क्षमता। और फिर भी वो कहेगा मेरा अधिकार है कि हम चाहें तो जारी करें और चाहे तो जारी ना करें। अगर उसे विशेषाधिकार मिलता है जैसा सांसदों को मिल रहा है तो भी वो कहता मेरा अधिकार है, तब भी वो कोई अलग बात थोड़ी कहता। वो कहता है ये मेरा विशेषाधिकार है। और विशेषाधिकार कहता भी नहीं जैसे आपके पिताजी कहते हैं कि हमें ये करने का हक है, और वो जो आपके पिताजी को करने का हक है आपके घर के संबंध में वो किसी और को करने का नहीं है। वो हक किसी को नहीं प्राप्त है, तो वो भी अधिकार है किंतु विशेषाधिकार के प्रकार का अधिकार है। और चूंकि वो विशेषाधिकार के प्रकार का अधिकार है इसलिए उस अधिकार के संबंध में आपके पिताजी को छोड़कर हर कोई अधिकारहीन है, कोई अधिकार संपन्न नहीं है। अगर निर्योग्यता ठीक है एक में निवास कर रही तो दूसरे में उन्मुक्ति होगी ही। यानी आप अपने घर में प्रवेश करते हैं तो कोई दायित्व तो नहीं, हम प्रवेश करें और हमें अगर विविक्षित या अभिव्यक्त अनुज्ञा आपकी नहीं मिली हुई है या फिर हमें कोई विधिक हक आपके घर में प्रवेश करने का नहीं है तो हम दायित्व के अधीन आएंगे। वो दायित्व आपराधिक अत्याचार भी हो सकता है और वो दायित्व अप्रत्यात्मक विधि में अत्याचार के लिए दायित्व ये भी हो सकता है। आपको उन्मुक्ति है, हम में उन्मुक्ति नहीं है, और उन्मुक्ति है तो भी आप कहते हो हमें अधिकार है। तो अधिकार विभिन्न रूपों में सामने है, अधिकार का कोई एक स्वरूप नहीं है। और हां वैसा अधिकार भी होता है जिस रूप में आप अधिकार को जानते हो वो भी होता है, और उसका ड्यूरल अपोनेंट कर्तव्य होता है। अगर एक में अधिकार है तो दूसरे में कर्तव्य है। आपका अधिकार है इस किताब पर, इसलिए मेरा यह कर्तव्य है कि आपके द्वारा इस किताब के उपभोग किए जाने में हम किसी प्रकार की कोई बाधा ये उत्पन्न न करें। और अगर हम कर रहे हैं तो हम कानूनन गलत कर रहे हैं। तो अधिकार ये एक मिसलीडिंग शब्द है। अगर अधिकार के सभी स्वरूपों से आप परिचित नहीं हैं, और ये कॉन्टेस्ट है, ये संदर्भ है जिसमें देखना पड़ेगा कि अधिकार है तो किस सूरत का है। तो अनुच्छेद 105 दो सूरतों के अधिकार ये प्रोवाइड करा रहा है, एक विशेषाधिकार की सूरत का और दूसरा इम्यूनिटी की सूरत का। एक उन्मुक्ति दे रहा है और दूसरा विशेषाधिकार दे रहा है। तो सबसे पहली जरूरत यह है कि हमें यह जानना होगा कि आखिर विशेषाधिकारों की संख्या कितनी है, कितने हैं, और कितनी इम्यूनिटीज ये प्राप्त है संसद के सदस्यों को। दोनों विशेषाधिकार माने जाएंगे। अगर एक आम आदमी की भाषा में बात करें तो दोनों विशेषाधिकार हैं, क्योंकि वो इम्यूनिटी आपको नहीं है, वो इम्यूनिटी सिर्फ उन्हें है। इसलिए अगर आपकी भाषा में बोले तो वो जो इम्यूनिटी है विच इज इंजॉयड बाई देम वो भी विशेषाधिकार है। और इसके अलावा विशेषाधिकार वो भी है जो उसमें उल्लिखित है। और जब 105 पढ़ेंगे तो देखेंगे कि विशेषाधिकार
सिर्फ वही नहीं है जो अभिव्यक्त रूप से उल्लिखित है, उसके अलावा भी है। और उसके अलावा जो विशेषाधिकार है वे भी 105 में ही हैं, लेकिन लिखने का तरीका ये डिफरेंट है। अभिव्यक्त रूप से ये विशेषाधिकार है इस तरह वहां नहीं लिखा गया है, लिखने का ढंग ये बदल गया है, लेकिन फिर भी जो कुछ लिखा है उसका सम्यक अर्थ निकालकर जो भी विशेषाधिकार सामने आएंगे वो रखे जाएंगे। और आपको मालूम है अधिकार कोई हो वो असीमित नहीं हो सकता। स्वयं ईश्वर अपने ऊपर प्रतिबंध यह स्वीकार कर लेता है, स्वयं ईश्वर अपने अधिकारों पर सीमा इसे स्वीकार कर लेता है। ईश्वर ने नियम बनाया है कि उसके जो महबूब बंदे हैं वो जो कह देंगे वो होकर रहेगा। हमारे यहां वर्णन आता है कि ऋषि मुनि वरदान देते हैं, ऋषि मुनि शाप देते हैं। ऋषि मुनि कौन है? ईश्वर के महबूब बंदे हैं। उन्होंने जो कह दिया वो अगर ईश्वर से भी कह दिया, जिसे हमने ईश्वर माना है उससे भी कह दिया, तो स्वयं ईश्वर ने ये सीमा अपने ऊपर अधिरोपित की है। वो सब कुछ कर सकता है। तो अगर वो सब कुछ कर सकता है तो ये भी कर सकता है कि उसके महबूब बंदे जो कहें वो ना हो। लेकिन उसने ही नियम बनाया कि नहीं ऐसा होगा, जो ये कह देंगे वो होगा। तो वो अपनी बात का उल्लंघन नहीं करता। फिर वो जो कहेंगे वही होगा, भले स्वयं ईश्वर को वैसा करने में कठिनाई ये उठानी पड़े। तो नियम, सीमा ये तो स्वयं ईश्वर अपने ऊपर स्वीकार करता है। भाई ईश्वर ये कर सकता है कि कल 2 और 2 4 न हो। अगर हम ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं तो ईश्वर यह भी कर सकता है कि कल गेंद नीचे फेंकी जाए और वो ऊपर चली जाए। लेकिन स्वयं उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत स्थापित किया है, इसलिए ऐसा कभी नहीं होगा कि आप नीचे गेंद फेंको और वो ऊपर जाए। तो ईश्वर जब नियमों में बंधना स्वीकार करता है तो अन्य कोई नियमों में कैसे नहीं बंधेगा। इसलिए किसी प्रकार का कोई अधिकार हो, चाहे आपका मूल अधिकार हो, चाहे आपका विशेषाधिकार हो, सीमा तो सब पर है। और कल हम लोगों ने चर्चा की भी थी कि विशेषाधिकार सांसदों को रहेंगे, किंतु इस संविधान के उपबंधों के अधीन और हाउस को चलाने के लिए जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स और जो नियम फ्रेम किए जाएंगे अनुच्छेद 118 के अंतर्गत, उनके अंतर्गत रहते हैं। उन सीमाओं का पालन उन्हें भी करना होगा। ये ठीक है कि ईश्वर स्वयं ने नियम बनाता है और स्वयं ईश्वर अंतिम निर्णायक है। क्यों? इसलिए क्योंकि ईश्वर की निष्पक्षता पर कोई संदेह नहीं हो सकता। तो राज्य के ये 3 अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। तो तीनों की निष्पक्षता पर कोई संदेह नहीं हो सकता। यह नहीं माना जा सकता कि वे अपने बनाए नियमों का सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए ठीक है कि प्रतिबंध यह है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन और हाउस के स्टैंडिंग ऑर्डर्स और हाउस को चलाने के लिए जो नियम बनाए गए
उनके अधीन रहते हुए आप विशेषाधिकारों का उपयोग करेंगे, लेकिन इस बात को लागू कराने का हक न्यायालयों के पास नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि हाउस ये हॉरिजॉन्टल क्षैतिज तरीके से उसी तल पर स्थित है जिस तल पर न्यायालय है। हमने कहा था इन राज्य के 3 अंगों में वर्टिकल व्यवस्था नहीं है। ये 1 ऊपर नीचे के क्रम में अवस्थित नहीं है। ये एक ही तल पर एक साथ एक बार में अवस्थित हैं और तीनों की शक्तियां स्वयं संविधान द्वारा परिभाषित है। स्वयं संविधान वो जमीन देता है जिस पर तीनों खड़े हैं। इसलिए उस जमीन को खोदने का या उस जमीन को हटाने का हक न विधायिका को है, न न्यायालय को है और न कार्यपालिका को है। और संविधान स्वयं कहता है कि हाउस में जो कुछ होगा उसका अंतिम निर्णायक लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, और क्योंकि हाउस या विधायिका राज्यों में भी है इसलिए संबंधित आर्टिकल 194, और वो ये कहेगा कि वॉट एवर विल बी हैपन इन द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड इन द बोथ हाउसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, जहां भी 2 सदन हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, हमने आपसे कहा था सिर्फ 6 राज्य हैं जहां द्विसदनात्मक व्यवस्था है राज्यों की विधायिका के स्तर पर, अन्यथा एक ही सदन है। तो जहां भी 2 सदन है वहां दोनों सदनों के संबंध में जो हाउस के प्रिजाइडिंग अफसर वो तय करेंगे कि हाउस का कामकाज ये संविधान के उपबंधों के अधीन चले, और नहीं चलता हाउस के कामकाज संविधान के उपबंधों के विपरीत चल रहे हैं तो भी हाउस का जो प्रिजाइडिंग अफसर है कार्यवाही वही करेगा, न्यायालय कार्यवाही नहीं करेगा। ईश्वर गलती करेगा तो तुम नहीं दंड दोगे, ईश्वर स्वयं को दंडित करेगा। और ईश्वर गलती करेगा ये कॉन्सेप्शन के खिलाफ है, ये कॉन्सेप्शन के खिलाफ है। और हाउस मिलकर बनता है प्रिजाइडिंग अफसर और मेंबर दोनों से, ठीक है। हाउस लोकसभा अध्यक्ष पृथक रूप से और सांसद पृथक रूप से इनसे निर्मित नहीं होता। हाउस कार्रवाई करेगा तो हाउस कार्रवाई करेगा तो हाउस चूंकि अमूर्त संस्था है इसलिए हाउस व्यक्तियों के माध्यम से कार्रवाई करेगा, और हाउस ने कार्रवाई करने के लिए अपना प्राधिकार और शक्ति किसको दी है? लोकसभा अध्यक्ष को। तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति इनके द्वारा जो कार्रवाई हो रही है वो हाउस की ही कार्रवाई है। हाउस स्वयं तय करेगा कि संविधान के उपबंधों के मुताबिक कामकाज चले, और अगर सांसद इंडिविजुअली संविधान के उपबंधों का अपालन ये करते हैं तो हाउस, आप देखते हैं अक्सर अखबारों में आता है कि फला सांसद का इतना भाषण हाउस की कार्रवाई से निकाला गया, वो हाउस की कार्रवाई में है, मानेंगे ही नहीं। और अगर आपका आचरण इतना डेरोगेटरी हो गया कि एज ए एमपी आपसे वो आचरण अपेक्षित ही नहीं है, तो फिर हाउस सदन से बाहर निकालने की कार्रवाई ये भी करता है। कहते हैं मार्शल से बाहर निकलवा दिया, सस्पेंड कर दिया, और इवन एक्सपल्सन ये भी कर सकते हैं, यानी परमानेंट निष्कासन ये कर दें, ये भी कर देंगे। यानी विशेषाधिकार है, लेकिन विशेषाधिकार का विस्तार कितना भी ज्यादा क्यों न हो फिर भी असीमित नहीं है, ठीक है। उस पर 2 सीमाएं हैं। एक, इस संविधान के उपबंधों के अधीन
जैसे अनुच्छेद 121 है, एक प्रतिबंध ये लगा रहा है कि सिटिंग मेंबर्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उनके आचरण के संबंध में कोई चर्चा हाउस के दोनों सदनों में नहीं होगी। अभी हम लोग जब फाइनेंस बिल इसके पास होने की प्रक्रिया देखेंगे तो भी भारत की संचित निधि पर जो व्यय भार घोषित किए गए हैं उन पर कोई चर्चा, ठीक है, चर्चा शायद हो सकती, वोटिंग नहीं होगी, वोटिंग नहीं होगी और कटौती प्रस्ताव उसमें नहीं आएंगे। तो संविधान जगह जगह पर प्रतिबंध ये लगाता है, लेकिन उन प्रतिबंधों का पालन हुआ या नहीं हुआ, यह सब तय करने का हक सिर्फ हाउस का है, इसके अलावा कहीं नहीं। और सबसे प्रमुख जो अधिकार है उनका, केवल एकमात्र वही अधिकार है नहीं, प्रमुख अधिकार ये कहा है मैंने, वो है उन्हें हाउस में पूरी तरह वाक स्वातंत्र है। और वो वाक स्वातंत्र आपसे बहुत ज्यादा है। वे हाउस में जो कुछ बोलेंगे उसके संबंध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही, उसके संबंध में यानी बोलने के संबंध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही। और इसका जो इंटरप्रिटेशन पीवी नरसिंह राव के केस में आया कि हाउस में बोलने के संबंध में और वोट देने के संबंध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं चलेगी, तो बोलने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, बोलने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। तैयारी में हो सकता है हम किसी को सुनाएं, हम जो कुछ बोलने वाले कि देखो हम ये कहने वाले, और जो हम सुनाएंगे वो तो हाउस के बाहर सुनाएंगे, उसमें मान लीजिए मानहानिकारक वक्तव्य है, तो जब वहां पर हम सुना रहे हैं, ठीक है ना, वो हाउस तो नहीं है, और जब सुना दिया तो पब्लिकेशन हो गया। भाई पब्लिकेशन जो मानहानि में पढ़ा है हम लोगों ने तो पब्लिकेशन हमने आपसे कहा था कि पब्लिकेशन का अर्थ सामान्य रूप से आप लोग ये लेते हो कि कागज पर पब्लिकेशन, जबकि पब्लिकेशन का सिर्फ एक ही अर्थ है कि दूसरे की जानकारी में तथ्यों को ले आना। आप दूसरे की जानकारी में तथ्यों को किस प्रकार लाते हो, लिखकर या छापकर उन्हें दूसरों की जानकारी में लाना, यह भी एक प्रकार है, लेकिन एकमात्र प्रकार यही हो ऐसा भी नहीं है। तो प्रकाशित करना या पब्लिकेशन करना, इसका तो मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि दूसरे की जानकारी मिले है। जानकारी में लाने का प्रकार क्या था, इससे लेना ही देना नहीं। और यही वो चीजें हैं जिनके कारण आपको लगता यह है कि होता कुछ है वहां चलता कुछ है, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि सही अर्थ कानून में शब्दों के क्या है। और दुर्भाग्य यह है कि आप जिन कॉलेजों में पढ़ते हैं वहां भी जो शिक्षक महोदय आते हैं वे आप ही की बातों से सहमति जता देते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है तुम्हारी, और फिर परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो गुणम, ये कहावत चरितार्थ होती है, और तुम उन्हें विद्वान और वो तुम्हें विद्वान कहते हुए बाहर आ जाते हैं, और आपकी ये धारणा जीवन भर बनी रहती है, और इसलिए आप जीवन भर वहीं खड़े रहते हैं जहां से शुरुआत हुई थी। ऐसा नहीं है कि सीजीआई के बराबर जानकारी, हम ये तो नहीं कहते कि आप सीजीआई हो सकते हो, क्योंकि वो तो यहां भी कुछ लिखा कर लाया जाता है, लेकिन हां ये जरूर तय है कि आपको सीजीआई के बराबर जानकारी हो जाए, ये इसमें कोई खास बात नहीं, और वो कोई ले सकता है। लेकिन शुरुआत से ही आपको ऐसे बताया जाता है मानो देव पुरुष ऊपर से उतरते हैं, मनुष्य देवत्व तो हासिल नहीं कर सकता। लेकिन जबकि हमने आपसे लगातार कहा कि दुनिया में केवल मनुष्य ही है
जिसे संभावना के रूप में पैदा किया गया, और उसे संभावना के रूप में पैदा किए जाने के कारण ही वो दुनिया में ईश्वर के समस्त क्रिएशंस में सबसे बेहतर क्रिएशन ये माना गया है। वो एक संभावना के रूप में जन्म लेता है और उसे संभव बनाने का काम इसी दुनिया में होता है। वो जो संभावना लेकर आया है, उस संभावना को संभव बनाना ये इसी दुनिया में होता है। टीचर ऊपर से नहीं उतरता, व्यक्ति टीचर होने की संभावना लेकर पैदा हुआ है। अगर वो टीचर बनता है तो संभावना संभव हुई और वो लेखपाल हो गया, तो संभावना खत्म हो गई, टैलेंट मर गया, ये कहा जाता है। तो ईश्वर के यहां से आप सिर्फ संभावना लेकर आए हैं, और वो इस रूप में भी संभव हो सकता है कि आप वो हो जाएं जो होने के लिए आए, और ना हो ये भी संभव है। तो कुछ लोग आपको ऐसे बताते हैं कि मानो देवता पैदा होते हैं, मनुष्य देवत्व अर्जित नहीं कर सकता, स्वयं मनुष्य देवत्व अर्जित करता है। राम ने देवत्व अर्जित किया, कृष्ण ने देवत्व अर्जित किया, पैदा वो आदमी के रूप में हुए, लेकिन उन्होंने देवत्व को अर्जित कर लिया। तो अर्जन तो किसी भी चीज का हो जाएगा, आप करने को राजी ये तो हो, तो इससे कुछ भी हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो सांसद हैं उन्हें कुछ विशेषाधिकार है, ये दिए गए अनुच्छेद 105 में। और वो क्यों दिए? इसलिए क्योंकि उनके बिना संसद जिस बात के लिए अस्तित्व में आई है वो काम इफेक्टिवली नहीं हो सकता। संसद इसलिए अस्तित्व में आई है कि वो कानूनों को बनाए, और कानून पर्याप्त चर्चा की मांग करता है, और पर्याप्त चर्चा व्यक्ति को बोलने के लिए प्रेरित करती है। और अगर उसके बोलने पर किसी प्रकार की कार्रवाई होने का भय रहेगा तो फिर वो बोलेगा नहीं, और बोलेगा नहीं तो विषय सामने नहीं आएंगे, और बोलने के लिए उसे तैयारी करनी होगी। आप एकदम नहीं बोल सकते, और तैयारी में यह भी शामिल है कि आप जिस विषय वस्तु को प्रकट करना चाहते हैं किसी के समक्ष, उसे प्रथमता किसी के समक्ष रखें कि देखो इसमें कोई कमी ये तो नहीं है। और जब आप रखेंगे तो वो स्थान नहीं होगा जिसे हाउस कहा जाता है, और उस स्थान पर आपको हाउस का संरक्षण ये उपलब्ध नहीं हो रहा होगा। और जब आप किसी को बताएंगे तो प्रकाशन हो ही जाएगा, और प्रकाशन उन अर्थों में होगा, कानून जिन अर्थों में प्रकाशन मानता है, आपकी मान्यता प्रकाशन के संबंध में कुछ भी हो। और अगर प्रकाशन हुआ तो मानहानि का अकृत्य और अपराध दोनों घटित हो सकते हैं, और व्यक्ति दायित्वों के अधीन आ सकता है। और यह दायित्व किस संबंध में होगा? हाउस में बोलने के संबंध में। इस दायित्व का संबंध किससे जुड़ेगा? हाउस में बोलने के संबंध में। और यही स्थिति पीवी नरसिंह राव के केस में मेजॉरिटी ने देखी थी, और इसलिए उन्होंने कहा था, देखिए बात कोई कही जाए, उसके अच्छे पक्ष भी होते हैं, उसके खराब पक्ष भी होते हैं, लेकिन देखना यह पड़ता है कि ऐसा तो असंभव है कि अच्छे ही पक्ष हों, और ऐसा भी असंभव है कि बुरे ही पक्ष हों। ज्यादा क्या है, इसके हिसाब से चीजों को देखा जाता है। तो मेजॉरिटी की यह बात ठीक है कि अगर ये मान लिया जाए कि जो पार्लियामेंट में बोला जाएगा उसके संबंध में कार्रवाई
नहीं होगी। इसका अर्थ यह है कि पार्लियामेंट में जब हम बोल रहे होंगे तब कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर पार्लियामेंट में बोलना ही असंभव हो जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट में बोलने के लिए हमें तैयारी करनी होगी और तैयारी पार्लियामेंट के बाहर होगी, और बाहर हम संरक्षण देंगे नहीं आपको, और जब बाहर संरक्षण नहीं देंगे तो तैयारी ही नहीं होगी, और जब तैयारी ही नहीं होगी तो पार्लियामेंट में बोलेंगे क्या। तो पार्लियामेंट में ये जो बोलने का विशेषाधिकार है, इसके लिए जरूरी है कि इस विशेषाधिकार की सीमा को इतना बढ़ाया जाए कि पार्लियामेंट में बोलने के लिए अगर तैयारी भी हो रही है तो वो देश के या दुनिया के किसी भी हिस्से में हो रही हो, उसके संबंध में कोई कार्रवाई नहीं चलेगी। हालांकि दुनिया शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो अन्य देश की संप्रभुता पर आक्रमण होगा, लेकिन देश शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। और यही उन्होंने कहा था कि ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने रिश्वत ली, बाहर ली, ये भी सही है, ठीक है ना। जिन्होंने रिश्वत दी वो भी सांसद है, जिन्होंने ली वो भी सांसद है, और लेने वालों के दो वर्ग हैं। एक रिश्वत ली और रिश्वत जिस काम की ली उसी के मुताबिक वोट दिया, और दूसरे रिश्वत तो ली लेकिन रिश्वत जिस काम के लिए ली उसके मुताबिक वोट नहीं दिया। तो जिन्होंने रिश्वत दी हाउस के बाहर दी, नो डाउट वे सांसद हैं, लेकिन रिश्वत देने के काम का कोई संबंध संसद में वोट देने से नहीं है। वोट देने के लिए उन्होंने रिश्वत दी कि आप वोट दे दो। रिश्वत का काम स्वतंत्र है, और जिन्होंने वोट दिया काम तो उन्होंने किया ना, इन्होंने तो सिर्फ रिश्वत दी। रिश्वत के अकॉर्डिंग वोट देने का काम, यानी दोनों काम, रिश्वत लेना और वोट देना, ये तो दूसरों ने किए, इन्होंने तो सिर्फ रिश्वत दी, इसलिए इनका काम अलग, इनका काम वोट देने के संबंध में नहीं है। जिन्होंने रिश्वत ली और उसी के मुताबिक वोट दिया, तो उनके द्वारा वोट देने का और रिश्वत लेने का परस्पर संबंध जुड़ रहा है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि विशेषाधिकार है कि संसद में जो कुछ वो करेंगे उसके लिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये जिन्होंने रिश्वत ली लेकिन वोट नहीं दिया, तो रिश्वत लेना इसका कोई संबंध इनके उस वोट से नहीं जुड़ता जो इन्होंने संसद में दिया, दोनों अलग हो जाते हैं, इसलिए इनके खिलाफ भी होगी। तो मेजॉरिटी का ये डिसीजन अगर कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के मुताबिक देखा जाए तब तो गलत लगता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के उपबंधों का इस प्रकार अर्थान्वयन यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, और यह कम से कम नहीं माना जा सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के लिए लागू किया गया। और अर्थान्वयन का यह प्रथम सिद्धांत है कि विधि जिस उद्देश्य से बनी है उस उद्देश्य का संरक्षण होना चाहिए। तो पर्पसिव कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो मेजॉरिटी का डिसीजन ठीक नहीं लगता, लेकिन वो पूरी तरह गलत है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, तर्क उसके पक्ष में भी है, और यही कहा गया कि वोट देने के संबंध में और बोलने के संबंध में किसी न्यायालय में, न्यायालय शब्द का भी प्रयोग नहीं किया, कहा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई, ये कहा। यानी बहुत जबरदस्त अधिकार ये दिया गया। और इसका स्रोत कहां है? इसका स्रोत है सर जॉन इलियट, इसका मामला। ये भी कई बार आपसे प्री में पूछ लेते हैं, और विशेषकर जब आप डीयू जैसे संस्थानों के एलएलएम के एंट्रेंस देते हैं तब जरूर पूछते हैं कि सांसदों को जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विशेषाधिकार के रूप में प्राप्त है,
इसके स्रोत निम्न मुकदमों में से एक में पाए जाते हैं और 4 मुकदमे नोट कर देंगे। इनमें से किसमें है? तो सर जॉन इलियट, इनका मामला है। और सर जॉन इलियट का मामला इंग्लैंड में तब हुआ था जब हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के मेयर कोर्ट से स्थापित हो रहे थे 1688। उससे भी पहले सर जॉन इलियट ने हाउस ऑफ कॉमन्स में भाषण दिया। उस भाषण के परिणाम स्वरूप उनके खिलाफ मुकदमा आ गया किंग्स बेंच में। आपको मालूम है उस समय इंग्लैंड में 2 प्रकार की न्याय प्रणालियां ये स्थापित थी, एक चांसरी कोर्ट थे और दूसरा किंग्स बेंच थी। चांसरी कोर्ट जिस जुडिक्शन को एंजॉय करते थे वो जुडिक्शन कौन सा था? इक्विटी का, साम्य का। साम्य क्या होती है ये इस समय प्रासंगिक नहीं है, नाम बताएंगे क्योंकि मामला फिर आगे चला जाएगा। और किंग्स बेंच ये जिस जुडिक्शन को एंजॉय करती थी वो जुडिक्शन कौन सा था? अधिनियमित विधि, इनेक्टेड लॉ का। तो सर जॉन इलियट सांसद के तौर पर किंग्स बेंच के द्वारा दंडित कर दिए गए। अपील के रूप में मामला हाउस ऑफ लॉर्ड्स आया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स विधायिका का सदन भी है और तत्कालीन समय में इंग्लैंड का उच्चतम न्यायालय इंग्लैंड के निवासियों के लिए यह भी था। इंग्लैंड के जो उपनिवेश थे या कब्जाधीन क्षेत्र थे उनका उच्चतम न्यायालय प्रिवी काउंसिल, लेकिन इंग्लैंड के निवासियों के लिए उनका उच्चतम न्यायालय यह हाउस ऑफ लॉर्ड्स था। उनका अपीलेट कोर्ट कौन सा था? यानी उनका हाई कोर्ट कौन सा था? कोर्ट ऑफ अपील। और किंग्स बेंच उनका लोअर कोर्ट था, जैसे हमारे यहां विचार न्यायालय, जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय। जो हमारा हाई कोर्ट है वो उनका कोर्ट ऑफ अपील, जो हमारा जिला एवं सत्र न्यायालय है वो उनका किंग्स बेंच, और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो उनका हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इंग्लैंड के निवासियों के लिए। तो मामला हाउस ऑफ लॉर्ड्स के समक्ष आया और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डिसीजन को बदल दिया और यह कहा कि हाउस में जो कुछ हुआ, उस समय तक विशेषाधिकार है नहीं बोलने का, उस समय तक वाक्य में व्यक्ति के स्वातंत्र है ही नहीं। अगर होता तो किंग्स बेंच दंडित कैसे कर देता? इस मुकदमे से आएगा, और इस मुकदमे से आएगा मीनिंग देयर बाय इस मुकदमे के परिणाम से आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि सांसदों का जो बोलने का विशेषाधिकार है ये कहां से पैदा हो रहा? सर जॉन इलियट इस मामले से। तो सर जॉन इलियट को दंडित कर दिया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसको रिवर्स किया। अब सोचिए 300-400 साल पहले मामला हुआ है और आज भी रिलीवेंट है। ठीक है, आज भी आपका डोनोव वर्सेस स्टीवेंसन 300-400 साल पहले मामला हुआ है और आज भी उपेक्षा की विधि की शुरुआत उसी मुकदमे के साथ होती है। और उसको अगर नहीं समझते हैं तो उपेक्षा के मामलों की ठीक से समझ ये विकसित ही नहीं हो सकती। आपका मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष कब डिसाइड हुआ और आज भी प्रासंगिक, आज भी अवैध की संविदा के संबंध में उसका उल्लेख होता है। पहला मामला है जिसमें कोर्ट ने बिल्कुल ठीक डिसाइड किया है, लेकिन उन्होंने ठीक डिसाइड कर दिया, लेकिन तुम आज भी गलत पढ़ रहे हो। अभी भी पूछ लो तो अवैध संविदा बोले 0 होती है, बिल्कुल गलत। अवैध की संविदा होती ही नहीं, क्योंकि अवैध को संविदा करने की क्षमता यही नहीं। धारा 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट संविदा सक्षम कौन है यह बताती है और कहती है संविदा सक्षम वो है जो विकृत चित्त नहीं है और जिसने पूर्ण वयस्कता प्राप्त कर लिया, अर्थात जो अवयस्क नहीं है। तो जब अवयस्क संविदा सक्षम ही नहीं है
इसका मतलब वो संविदा कर ही नहीं सकता। तो उसने जो कुछ किया उसे संविदा कैसे कह दें? आप किसी को दंड नहीं दे सकते फांसी की सजा, और आपने दे दी, तो आपने सजा दी है ये कैसे कह दें? क्योंकि सजा अलग बात है और किसी का वध कर देना अलग बात है। सजा न्यायालय के आदेश के अनुसरण में है और वध तुम्हारी निरंकुश इच्छा का परिणाम है। तो जब तुम्हें सजा देने की ताकत ही नहीं थी और तुम कहते हो हमने सजा दी, तो सजा कहां दी? तुमने तो अपनी शक्ति का बदतमीजी भरा प्रदर्शन ये किया है, ठीक है ना? जो फैक्ट सिचुएशन है उसे ठीक शब्दों में कहना ये सबसे पहली जरूरत है कानून की दुनिया में, कि जो फैक्ट सिचुएशन है उसके लिए बिल्कुल ठीक शब्दों का चयन करना, और इसी को शब्द योजना ये कहा जाता है। यही शब्द योजना होती है, बिल्कुल ठीक शब्द का चयन करना, और इसी के लिए शब्दकोश बढ़ाना पड़ता है। आपकी जो शब्द शक्ति है, जो वर्ड पावर है, आपकी जो डिक्शनरी है वो बढ़ी हुई होनी चाहिए। आपके पास शब्द हो तो शब्द ही नहीं है। जब शब्द ही नहीं तब तो गलत शब्दों का इस्तेमाल करोगे ही, जैसे कर रहे हो। अवैध की संविदा शून्य होती है, और कैसे होती? जब अवैध की संविदा हुई नहीं तो शून्य कैसे हो गई? शून्य का मतलब तो यह है कि संविदा हुई किंतु विधिता प्रवर्तन ही नहीं है, इसलिए वो शून्य है। ठीक है, संविदा हुई मीनिंग जब करार हुआ, क्योंकि संविदा तो होती नहीं, संविदा तो मतलब ही वही है, करार हुआ किंतु वह विधिता प्रवर्तन ही नहीं था, इसलिए वो शून्य हो गया। यहां तो करार ही नहीं हुआ तो संविदा की बात ही कहां आई? क्योंकि अवैध को संविदा सक्षम ये होना चाहिए था, नहीं था वो, तो हुआ ही कहां? अवैध की संविदा होती ही नहीं। हां, इस फैक्ट सिचुएशन के लिए भाषा किसी शब्द को जानती नहीं, भाषा के पास कोई शब्द नहीं है इस फैक्ट सिचुएशन के लिए, इसलिए सुविधा के दृष्टिकोण से ये लिख दिया जाता है, ये बोल दिया जाता है कि अवैध की संविदा, चूंकि संविदा होती नहीं इसलिए वो कुछ नहीं होता, और इसे सकारात्मक रूप से हम ये कह देते हैं कि वो शून्य होता है। क्योंकि सकारात्मक जहां कुछ नहीं होता तो आपसे पूछते हैं जहां कुछ नहीं क्या है, तो कहते हैं शून्य है, वह कुछ नहीं। तो ये भाषा की मजबूरी है, और कभी कभी वो इसी पर विकल्प बनाते हैं, और आप सब विकल्प गलत लगा कर आते हैं। हरियाणा में उन्होंने पूछा था कि अवैध की संविदा होती है, एक विकल्प बनाया होती ही नहीं, दूसरा बनाया शून्य होती, अब इसमें होती ही नहीं ये विकल्प सही है, और आप शून्य लगाएंगे गलत। हां, होती ही नहीं ये विकल्प नहीं है, तब शून्य सही है। तो इसके लिए, और ये वो क्वेश्चन है जिनके उत्तर खोजने में दांतों से पसीने आ जाते हैं, तब तैयारी हो, और सिलेक्शन इन्हीं क्वेश्चन पर मिलेगा, क्योंकि 75 पर सिलेक्शन होगा। 50 तो तुम कुछ मत पढ़ो तो भी हो जाएगा, कुछ मत पढ़ो ऐसे चले जाना, सो आराम से, और जब चलो तो एक सेल्फी ऐसे खींचो एग्जाम देने जाते हुए, फिर एग्जामिनेशन सेंटर के गेट पर ऐसे 3-4 सेल्फी खींच के और अपलोड कर दो। 50 सही ना हो तो आना हमारे पास, कतई जो बात कहना छोड़ देंगे। 50 तो तब भी सही हो जाएंगे, और 70 तब पहुंचोगे जब खूब मेहनत करोगे, और 75 ये 5 क्वेश्चन का खेल आपसे 4 साल इंतजार कराएगा, और घोटम घोट जब पढ़ लोगे, विद कॉन्सेप्शन पढ़ लोगे, तब ये 5 सही होंगे। तो असल लड़ाई तो 5 की होती है, 70 तो हो जाते हैं, और इसीलिए आपको दिखता है 4 साल लग रहे हैं, 5-5 साल लग रहे हैं। और ऐसा नहीं उन्हें सीआरपीसी नहीं आती, ऐसा भी नहीं उन्हें आईपीसी नहीं आती, ये तो विषय है, सबको आते हैं, ये कितने नहीं आते।
जो कंपटीशन तैयारी करने बैठा उसे ये नहीं आएगा। तैयारी करने का मतलब यह हुआ जो सीरियस तैयारी कर रहा है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको समझने में समय लगता है, दिमाग की मैच्योरिटी चाहिए। अधिकार होता है, कर्तव्य होता है, सबको मालूम है। अधिकार के प्रकार होते हैं, ये थोड़ा कठिन है, ये थोड़ा कठिन है। तो इसे समझने में समय लगता है। और इसीलिए भाग्यशाली, हम तो दुर्भाग्यशाली कहेंगे, भाग्यशाली नहीं कहेंगे, क्योंकि पैसे मिल जाना ये भाग्य नहीं कहा जा सकता। पैसे तो बहुतों को मिल रहे हैं, पैसा प्लस प्रतिष्ठा ये मिलना ये भाग्य है। राजा तो बहुत हुए, विक्रमादित्य याद किए जाते हैं, राजा तो बहुत याद तो विक्रमादित्य किए जाते हैं, और वे सब राजा थे, लेकिन प्रतिष्ठा विक्रमादित्य की है। तो इसलिए समझ का विकास ये जरूरी है। तो सर जॉन इलियट, सर जॉन इलियट को किंग्स बेंच ने दंडित कर दिया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डिसीजन पलटा, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यह कहा कि संसद में जो कुछ किया गया है उसके बारे में कार्यवाही का एकमात्र अधिकार संसद को होना चाहिए, क्योंकि वो भी राज्य के ही अंग हैं। अगर न्यायालय राज्य का एक अंग है तो विधायिका भी राज्य का ही अंग है। इसलिए वहां जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी को कार्यवाही का कोई हक नहीं होना चाहिए। आज जिस रूप में यह विशेषाधिकार विद्यमान है, इसकी नींव हाउस ऑफ लॉर्ड्स के डिसीजन में है। लेकिन डिसीजन कभी भी बदल सकता है, ठीक है। डिसीजन और अधिनियमित विधि, इसकी गुणवत्ता में यही फर्क है। डिसीजन कभी बदल जाएगा, हालांकि सामान्य विधायन भी कभी भी बदल जाएगा, लेकिन फिर भी कानून थोड़ा ज्यादा स्थिर और थोड़ा ज्यादा स्थायी होता है। इसलिए 1688 इसमें एक कानून लाया गया इंग्लैंड में, बिल ऑफ राइट्स कहा गया उसको, क्योंकि अधिकार दे रहा था, इसलिए उसको बिल ऑफ राइट्स कहा। आपको मालूम है इंग्लैंड में अलिखित संविधान है। यह संविधान के जो सिद्धांत हैं वो विभिन्न विधियों में पाए जाते हैं। जैसे विशेषाधिकार हमारे यहाँ संविधान का भाग है, वहां बिल ऑफ राइट्स का भाग है, और बिल ऑफ राइट्स संसद का कानून है। तो बिल ऑफ राइट्स लाया गया, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जो बात है उसे अधिनियमित विधि में बदल दिया गया। और जब हमारा संविधान बना तो हमने हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा जितने विशेषाधिकार उपयोग किए जा रहे थे सबके सब भारत की संसद को दे दिए। सबके सब जितने हाउस ऑफ कॉमन्स, अभी इसकी भाषा 105 की देखेंगे, उसमें आएगा कि जो आएगा वो आज की तिथि पर भिन्न लिखा है, लेकिन 1971 से पूर्व यही लिखा था। आज तो और भिन्न हो गया है। भिन्नता के कारण क्या है, क्यों हुआ, क्या परिणाम, तो सारी बात करेंगे। लेकिन आज जो लिखा है वो कुछ भी लिखा है, लेकिन 1971 से पूर्व यही लिखा था कि संसद के सदस्यों को वाक, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता होगी। ये कहा 105(1) में, और 105(2) में वोट देने के संबंध में और उनके द्वारा बोलने के संबंध में कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और 105(3) में संभवतः, ठीक है, ये लिखा था, नहीं 105(4) में नहीं, 105(3) में ही, हाँ 105(3) में ही। आज जो लिखा है वो भिन्न है, लेकिन 105(3) में 1971 से पूर्व यही लिखा था कि हाउस ऑफ कॉमन्स इसके द्वारा जिन विशेषाधिकारों का प्रयोग आज तक किया जाता रहा है वे सब विशेषाधिकार भारत की संसद के सदस्यों को होंगे। यानी भारत की संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विशेषाधिकारों के समान हैं। उनमें से चूंकि बोलने का और वोट देने का विशेषाधिकार सबसे महत्वपूर्ण समझा गया, इसलिए उनका उल्लेख
अलग से कर दिया गया। ठीक है ना, जो कुछ महत्वपूर्ण होता है उसका उल्लेख अलग से कर दिया जाता है, लेकिन जो कुछ अलग से उल्लिखित हो जाता है उसका अर्थ यह नहीं होता कि सिर्फ वही है, ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, आप तो क्या पढ़ लेते हैं भगवान ही मालिक। अनुच्छेद वो सॉरी कॉन्टेक्ट की सेक्शन 16 धारा 16 उसमें वो कहता है वैश्वास 16(2) कहता है वैश्वासिक संबंध निम्न प्रकार के होते हैं। उदाहरण देता है सिर्फ, आप ये मान लेते हैं वैश्वासिक संबंध सिर्फ यही होते हैं, जबकि सिर्फ वो नहीं होते हैं जो वहां लिखे हैं। वहां लिखा है पूर्ववर्ती संबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस प्रकार की शब्दावली है। आएगा कॉन्टेक्ट देखेंगे, पढ़ाएंगे। हम केवल यहां पर इतना स्थापित करना चाहते हैं कि जो कुछ महत्वपूर्ण होता है उसे अलग से उल्लिखित कर देते हैं। जैसे अनुच्छेद 21, आज की व्याख्या क्या है कि अनुच्छेद 21 में जो शब्द दैहिक स्वतंत्रता और प्राण की स्वतंत्रता ये उपयोग किए गए, इन स्वतंत्रताओं में अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताओं के सहित जितनी स्वतंत्रताएं हो सकती हैं सब शामिल है। और इस लाइन का प्रभाव क्या पड़ेगा ये जब फंडामेंटल राइट पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ये लाइन बहुत महत्व की है, बहुत महत्व की। यही वो लाइन है जिसने ए.के. गोपालन और मेनका गांधी में जबरदस्त अंतर कर दिया था। ठीक है, इस लाइन को इस रूप में कानून की दुनिया में स्वीकारे जाने के लिए 27 साल का समय लग गया। 1951 में ए.के. गोपालन डिसाइड हुआ, 1978 में मेनका गांधी। 27 वर्षों में यह बात मान्य हो पाई है। ए.के. गोपालन ने इस बात को स्वीकार नहीं किया था। उनका अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताएं अलग हैं और उन्हें छोड़कर जो बचती हैं वो 21 इससे गवर्न होती हैं। इसका क्या प्रभाव होगा दोनों बातों का, ये प्रासंगिक यहां नहीं है, लेकिन यहां सिर्फ इतना हम बताना चाहते हैं कि आज की स्थिति यह है कि उन्होंने कहा चूंकि अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताएं बहुत महत्व की हैं, इसलिए उन्हें अनुच्छेद 19 में अलग से लिख दिया, अन्यथा वे भी 21 में शामिल है। इस लाइन का जो असल अर्थ निकल कर आएगा वो बहुत महत्व का है, उस पर अलग से पूरी चर्चा करेंगे। तो जो विशेषाधिकार बहुत महत्व के हैं उन्हें अलग से उल्लिखित कर दिया। तो वाक स्वातंत्र ये सर जॉन इलियट से आया। वहां जितने विशेषाधिकार हैं इंग्लैंड में विभिन्न मुकदमों से पैदा हुए हैं। समय अनुसार उन मुकदमों की चर्चा होगी। ठीक है, तो विशेषाधिकार बोलने का, और बोलने का विशेषाधिकार दो सीमाओं के अधीन। एक कि हाउस का जो नियम और कानून है, जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं उसको चलाने के लिए उनके अधीन, संविधान के उपबंधों के अधीन। और एक और कि हर व्यक्ति की अपनी एक गरिमा होती है और उससे अपेक्षित होता है कि वो उस गरिमा के अनुरूप आचरण करे। कहते हैं आपसे कम से कम ये शोभा नहीं देता, ये जो कुछ आप कर रहे हो ये आपसे शोभा नहीं देता। कल हमारी कोर्ट में एक बहुत सीनियर काउंसिल लीड कर रहे थे गवाह को, क्यों डिफेंस पेश कर रहे थे। जब डिफेंस पेश करेंगे तो हम अपोजिट काउंसिल होंगे क्योंकि हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, तो वो लीड कर रहे थे। तो हमने कहा, हमने हंस के कहा कि बाबूजी आप इतने सीनियर हो, आपसे ये अपेक्षित नहीं है। कोई जूनियर कर रहा होता कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छा नहीं लगता, आपसे हम कुछ कहेंगे भी नहीं, आपसे ये अपेक्षित। खैर वो भी शर्मिंदा हुए, बोले नहीं ये बात ठीक है आपकी, अब नहीं करेंगे। तो जैसे उन्होंने सीधे कहा कि देखो शादी 304B का मामला, कि शादी 8 साल पहले हुई थी, वो 7 ईयर को 8 साल करना चाहते थे। तो बाबूजी तो कतई कतई सपट लीडिंग है, ये तो कतई लीडिंग है। थोड़ा बहुत आप घुमा फिरा के कर लेते हैं तो भी ठीक है, लेकिन ये तो कतई लीडिंग है। आप तो सीधे कह रहे हो कि जो है क्या 8 साल पहले हुई थी देखो शादी, ये क्या मतलब हुआ इसका। खैर आप तो ये अपेक्षित है, तो डिग्निफाइड मैनर हर आदमी से अपेक्षित होता है। तो सांसदों से भी एक डिग्निफाइड मैनर में काम करना अपेक्षित है। तो भले ही
हाउस के जो स्टैंडिंग ऑर्डर है, नियम है, उनके विपरीत आचरण नहीं है, लेकिन एक डिग्निफाइड आचरण है ये भी नहीं है। बीड़ी पी रहे हो वहां बैठे, ठीक है, बीड़ी पी रहे मीनिंग देर भाई कुछ ऊल जलूल से कपड़े पहन लिए हैं और वहां बैठे हो, तो भी आपको बोलने की स्वतंत्रता से बाधित किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन उस पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो प्रतिबंध किस प्रकार के, उनकी प्रकृति क्या है, प्रकृति तो ये, और बाकी विस्तार असीमित है। विस्तार कितना है, और वो विस्तार उन्हें जो अधिकार देता है वो किस सूरत का अधिकार देता है, इम्यूनिटी, उन्मुक्ति की सूरत का अधिकार देता है, और वो अधिकार भी विशेषाधिकार है, लेकिन उस विशेषाधिकार की सूरत क्या है, उन्मुक्ति। और उन्मुक्ति क्या है कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही है ये नहीं होगी, ठीक है ना, किसी प्रकार की कोई कार्यवाही। इस पर 2 मुकदमे हम लोगों ने देखे थे। एक तेज किरण का था कि शंकराचार्य के संबंध में कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स ये हाउस में हुए थे, और फॉर दैट सूट फाइल हुआ था, और सूट फाइल होने पर मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, और अनुच्छेद 105 की व्याख्या करते हुए कहा था कि चूंकि लिखा यह है कि हाउस में जो कुछ भी किया जाएगा मीनिंग देयर भाई। अब एक सवाल यहां भी उठता है, अगर हाउस में अपराध किया जाए तब क्या होगा? इस बात का कोई उत्तर अभी तक नहीं है, ठीक है, क्योंकि हाउस में पुलिस नहीं घुस सकती, पुलिस सरकार की एजेंसी है, और हाउस में सरकार का कोई दखल नहीं होता, न्यायालय का भी कोई दखल नहीं है। इस पर सवाल उठा, इंग्लैंड में भी उठाए। हाउस की जो, क्योंकि हर देश की अपनी सांस्कृतिक परंपराएं, अपनी जीवन पद्धति, अपनी सारी चीजें होती हैं, तो पश्चिम के देशों में लिकर का इस्तेमाल, ठीक है ना, ये कोई बहुत खराब बात नहीं मानी जाती। अब तो हमारे यहां भी नहीं मानी जाती है। अब तो आप बड़ी बड़ी शादियां देखें तो लिकर का अलग से स्टॉल लगा होता है, और वहां सिर्फ पुरुष ही शराब पी रहे हो ऐसा भी नहीं, अबाल वृद्ध नर नारी, ठीक है ना, और अंतर धार्मिक कोई नहीं, वहां कोई ऐसा मुसलमान नहीं पीते, हिंदू नहीं पीते, कुछ नहीं, अबाल वृद्ध नर नारी, सभी धर्मों और सभी जातियों के, ठीक है। वो हरिवंश राय बच्चन ने लिखा भी है कि मंदिर मस्जिद वैर कराते, मेल कराती मधुशाला, ठीक है ना। तो और अब तो हम देखते हैं कैफेज में जैसे लड़के आपस में बात करते हैं, ठीक है, गाली गलौज की लैंग्वेज में, बिल्कुल ठीक उसी ढंग से, बिल्कुल ठीक, कतई अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नहीं कर रहा हूं, कल ही सुना है मैंने, बिल्कुल ठीक उसी ढंग से लड़कियां बात कर रही हैं, कोई फर्क नहीं बचा है साहब। जो है स्त्री पुरुष समानता ऐसी अवतरित हुई है, बिल्कुल अवतरित हुई है। और ऐसा भी नहीं गाजियाबाद में रेप पार्टीज हो रही हैं, ऐसा भी नहीं, मेंथॉल की सिगरेट यहां भी पी जा रही है, और सभी अबाल वृद्ध नर नारियों सभी के द्वारा पी जा रही है। जिस इलाके में रील्स बनती हो, हम तो रोज शाम को टहलने जाते हैं तो देखते हैं, ठीक है, रोज शाम को टहलने जाते हो, वही इलाका है रील बनने का, और हमारी आंखें इन्हीं सब चीजों को ढूंढती हैं, क्योंकि इसलिए नहीं कि हमें कोई हमें बताने के लिए, हमें उदाहरण देने के लिए मटेरियल मिलता है वहां से, तो हमारे लिए सिर्फ वो घटना नहीं है, हमारे लिए वो एक पार्ट है, तो इसलिए हमें अच्छा लगता है, हम देखते हैं उन्हें, उनकी बात भी सुनने की कोशिश करते हैं, सुनने के लिए रुकते नहीं है, लेकिन अनायास कानों में पड़ती ही है, क्योंकि शर्म खत्म हो चुकी है, शर्म नहीं है। हमें अपना भी याद है कॉलेज के जमाने, तो जो कुछ आप कर रहे हो वो हमने भी किया ही होगा, ठीक है, कोई ऐसा ही पैदा नहीं होता जैसा वो है आज, ठीक है, और इतना कन्फेशन ऑन कैमरा शायद ही कोई करेगा, ठीक है, तो वो सब हमने भी किया ही होगा। लेकिन
अड़ोस पड़ोस का भी कोई दिख जाए तो ये लगता था कि कुछ गड़बड़ तो हो ही गई, और कोई शर्म ही नहीं है। ठीक है, तो खैर वो सब बातें तो जो हैं सो हैं। तो है क्या, हर देश की संस्कृति अलग है। इंग्लैंड में या पश्चिम के देशों में लिकर इसे कंज्यूम करना ये खराब बात नहीं मानते हैं। ठीक है, तो वहां की कैंटीन में लिकर बेचा जा रहा था, हाउस की। ठीक है ना, और लिकर बेचने के लिए लाइसेंस होता है, लाइसेंस सरकार देती है। ठीक है, लाइसेंस तो सरकार ही देगी। कैंटीन में शराब बिकेगी तो आबकारी अधिनियम से बिकेगी ना, और आबकारी अधिनियम विधायिका कबले ही होगा। लेकिन आबकारी अधिनियम में अधिनियमित तो यह है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा दिए गए लाइसेंस के आधार पर ही शराब बेची जा सकती है। ठीक है ना, तो स्वयं ईश्वर जब अपने कानूनों का पालन करता है तो भाई विधायिका क्यों नहीं करेगी? आपने कानून, अरे भाई ईश्वर ने बनाया होगा कानून, लेकिन अब तो ईश्वर भी पालन कर रहा, तो आप क्यों नहीं करेंगे? आप भी करिए। तो हुआ क्या कि वहां लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लाइसेंस लिए बिना, जहां भी एक क्लब चल रहा था, नाम नहीं लेंगे, वहां जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिए बिना कैंटीन चल रही थी। और जिले के जितने आला अधिकारी हैं, न्यायिक क्षेत्रों के हों, कार्यपालिकी क्षेत्रों के हों, और जितने विधायिका के सदस्य हैं, सब उसके मेंबर हैं। हमारे एक मित्र हैं पत्रकार, उन्हें पता लग गया, उन्होंने खूब जम के छापा। जब जम के छपा तो रजिस्ट्रेशन अप्लाई हुआ, और फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया गया, और फिर तो करोड़ों रुपए की देनदारी निकल आई, क्योंकि फिर तो जीएसटी में वो था भाई आपने कैसे इतने दिन से बेचा, असेसमेंट तो होगा, असेसमेंट होकर पैसे देंगे आप, ऐसे कैसे बेच रहे थे? ठीक है ना, तो होता यही है। अब क्योंकि आप अपने को विशेषाधिकार संपन्न समझते हैं, तो हाउस में बिना लाइसेंस शराब बेची जा रही थी। अब सवाल उठा कि भाई ये तो अपराध है, और अपराध हुआ तो अभी तक तो मसला अपराध से तो संबंधित था नहीं, अब तो अपराध हुआ, अब क्या किया जाए? क्योंकि हाउस में कोई घुस नहीं सकता, हाउस के अपने विशेषाधिकार है। तो फिलहाल इंग्लैंड में यह बात हुई कि कुछ नहीं हो सका हाउस के विशेषाधिकार के कारण। ठीक है, क्योंकि पुलिस वहां जा नहीं सकती थी, जा नहीं सकती तो रजिस्टर हो नहीं सकता, इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकता, ट्रायल चलेगा नहीं, कैसे हो, कुछ हो ही नहीं सकता था। लेकिन हिंदुस्तान में अगर यह स्थिति पैदा होती तो क्या होगा, नहीं कह सकते। ठीक है भाई, कैसे रास्ता निकलेगा आज की तिथि पर नहीं बताया जा सकता। ठीक है, हालांकि इंग्लैंड में एक जिन्होंने हमारा एविडेंस एक्ट बनाया है, स्टीफन महोदय, उन्होंने इस पर टिप्पणी भी की है। उन्होंने कहा कि कोई अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती, भाई कुछ तो एक्सट्रीम करना ही पड़ेगा, लेकिन कानूनी तौर पर अभी अवेलेबल कुछ नहीं है जो हम आपको बता पाए कि अगर ये स्थिति है। लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि हाउस में जो कुछ हो रहा है वो पूरी तरह न्यायिक प्रक्रिया से सुरक्षित है, और ये उनका विशेषाधिकार है, और ये उन्हें इम्यूनिटी मिली हुई है। और इस इम्यूनिटी का विस्तार कहां तक है, आपने देखा था नरसिंह राव केस में। हालांकि नरसिंह राव का केस तो हमारे यहां भी उदाहरण है ही है, भाई हुआ तो अपराध है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। लेकिन अल्टीमेटली वो अपराध जिन्होंने किया उनमें से एक श्रेणी के लोग ये तो सुरक्षित माने ही गए। ठीक है, तो जो रीजनिंग जा रही है वो तो इसी ओर जा रही है कि जो कुछ हाउस में हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि वहां सिर्फ और सिर्फ हाउस के प्रिजाइडिंग अफसर उन्हीं की चलेगी, और वे ही एकमात्र निर्णायक। ये सवाल भी पीवी नरसिंह राव के केस में माइनॉरिटी ने उठाया। माइनॉरिटी ने कहा
कि आप ये कहते हैं कि हाउस के अंदर जो कुछ हुआ हाउस निर्णय करेगा। तो सवाल यह है कि आप इन शब्दों का जो 105 में लिखे हैं कि वोट देने के संबंध में और बोलने के संबंध में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ये नहीं होगी, और वोट देने का के संबंध में घटनाएं बाहर भी यदि घटी हैं हाउस के और उनका एक संबंध हाउस में होने वाली कार्रवाई या वोट देने से जुड़ रहा है तो भी कार्रवाई नहीं होगी। ये आप जो कह रहे हो, इतना विस्तार नहीं देना चाहिए इन शब्दों को, बल्कि सिर्फ इतना कि हाउस में जो बोला गया उसके कारण कोई कार्रवाई नहीं होगी। अर्थात अगर ये रिश्वत हाउस के अंदर ही दी गई होती और अंदर ही वोट दिया गया होता तब बात अलग थी। रिश्वत बाहर दी गई, वोट अंदर दिया गया, इसलिए इतना विस्तार ठीक नहीं है। और विस्तार इसलिए भी इतना ठीक नहीं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के लिए बना, ये सोचा भी नहीं जा सकता, इसलिए भी ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। और माइनॉरिटी ने यह सवाल भी उठाया कि अगर ये मान लिया जाए कि हाउस ही एकमात्र निर्णायक है तो हाउस को सजा देने की जो ताकतें हैं वो बहुत कम है, वो बहुत सजाएं नहीं दे सकते और काम ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए बहुत सजा देने की जरूरत हो, वो न्यायालय कर दे सकते हैं। इसलिए भी इन शब्दों के विस्तार को कम किया जाना चाहिए। लेकिन मेजॉरिटी उनकी ओपिनियन ये थी कि अगर कम किया गया तो सरकारें किसी के लिए ये कह देंगी कि इन्होंने रिश्वत लेके ये काम किया है और निर्णय कुछ भी आए लेकिन प्रोसिक्यूशन तो लॉन्च कर ही देंगी और मुकदमा किसी पर चलने लगे तो वो व्यक्तिगत तौर पर तो परेशान होता ही है। और समाज में हम लोग उसके बारे में कैसी धारणाएं रखते हैं, ये फेसबुक टाइप के बेवकूफ आप देख लें तो आपको पता लग जाएगा लोगों की धारणाएं कैसी हो जाती है। तो मेजॉरिटी ने कहा कि इससे एक दिक्कत तो आएगी कि सरकार जिसे चाहेगी परेशान करना शुरू कर देगी। ठीक है, इसलिए हाउस की जो इंटीग्रिटी है उसको अक्षुण्ण रखा जाना चाहिए। और एक दिक्कत माइनॉरिटी ने और उठाई, माइनॉरिटी ने कहा यह भी ठीक है और वो दिक्कत देखेंगे इंदिरा गांधी के केस में, क्योंकि अकेली है जो विशेषाधिकार हनन में जेल भी गई है और बाद में उसे वो भी कर दिया, खत्म भी कर दिया, वो भी देखेंगे, वो भी एपिसोड आएगा। तो माइनॉरिटी ने यह भी कहा कि अगर मान भी लें कि सजा देने की बहुत ताकतें हैं तो जो हाउस के प्रिजाइडिंग अफसर हैं वे पॉलिटिकल लोग हैं, उनसे निष्पक्षता की उम्मीद ये ऐसे ही है जो समुद्र में मीठे पानी की उम्मीद हो। और अगर वे हो भी जाएं, अगर वे हो भी जाएं तो हाउस तो नहीं हो जाता। आप देखो ना, खूब जितनी बदतमीजी हो सकती है सब करेंगे और जब उन्हें सस्पेंड किया जाएगा तो बताएंगे साहब पॉलिटिकल कारणों से सस्पेंड कर दिया। ठीक है, और पूरा हाउस, ठीक बात तो छोड़िए, पॉलिटिकल लाइंस पर डिवाइड आपको दिखाई देगा। तो इसलिए भी माइनॉरिटी ने कहा कि एक निष्पक्ष बात वहां संभव नहीं है, इसलिए भी मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन जो नरसिंह राव से रीजनिंग निकल रही वो इसी बात की ओर निकल रही कि अपराध भी वहां हो जाए तो संभवतः, हम अभी गारंटेड नहीं कह सकते क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, और जो हुआ उसके आधार पर रीजनिंग यही निकल रही है कि वहां कुछ भी हो इम्यून है, कोर्ट प्रोसेस से कोई वहां कुछ नहीं कर सकता। तो एक तो उनका अधिकार विशेषाधिकार क्या निकला, वोट देना, बोलना, और बोलना और वोट देने के संबंध में इम्यूनिटी की सूरत में एक विशेषाधिकार निकला कि प्रत्येक प्रकार की कार्रवाई से सुरक्षित रहना, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे सिविल हो, चाहे रेट संबंधी हो। इसके अलावा विशेषाधिकार कौन से हैं, इसके अलावा भी हैं, उनकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, देखेंगे।